हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक बॉलीवुड वेब सीरीज बेस्ट सेलर का, जिसमें मुख्य किरदारों में मिथुन चक्रवर्ती, गौहर खान, श्रुति हासन और हरमान बावेजा हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का बैकग्राउंड माया नगरी मुंबई है, जहां पर एक लेखक ताहिर वजीर रहता है। 10 साल पहले उसकी एक किताब छपी थी जो कि बेस्ट सेलर साबित हुई थी। उस किताब का नाम था रांड सांड सीढ़ी सन्यासी। किताब का नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन यह कबीर दास के दोहे की कुछ पंक्तियां हैं। लेकिन इसके बाद से 10 साल बीत गए और वह कोई भी किताब नहीं लिख पाया है, इसलिए थोड़ा सा परेशान भी रहता है। उसकी पत्नी है मयंका, जो कि एक शॉर्ट मूवी डायरेक्टर है और ताहिर को उसके काम में सपोर्ट करती है। एक लड़की है मीतू माथुर, जो छोटे शहर से मुंबई आई है लेखक बनने के लिए, और वह ताहिर के किताब की बहुत बड़ी फैन है। वह उनसे मिलना चाहती है। अभी वह स्ट्रगलिंग फेज में है, इसलिए उसे सरवाइव करने में बहुत दिक्कत हो रही है। उसके रूम पार्टनर भी उसे बहुत डांटती है और बार बार निकाल देने के लिए कहती है। वह किसी तरीके से अपने गहने बेचकर खर्चा चला रही है और एक कैफे में नौकरी कर ली है। मीतू की रूम पार्टनर का एक बॉयफ्रेंड है, नाम है पार्थ। उसे भी काम की ज़रूरत थी, तो उसकी पार्टनर ने जहाँ वह काम करती थी यानी मयंका के ऑफिस में काम दिला दिया और वह मन लगा के काम करने लगा। इधर एक दिन ताहिर एक कैफ़े में गया। यह वही कैफ़े था जहाँ पर मीतू पहले से ही काम करती थी। मीतू उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह उसके पास आती है और बताती है बहुत बड़ी फ़ैन है और वह भी राइटर बनना चाहती है। ताहिर के पास ऐसे लोग हमेशा आते रहते हैं, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने उसके हाथ पर ब्लेड के निशान देखे तो उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और उसने कहानी जाननी चाहिए और अपना मेल आईडी देकर उसे कहानी भेजने के लिए कहा और मीतू बहुत खुश होती है और अगले दिन उसने अपनी कहानी ताहिर को भेज दी। ताहिर उसे पढ़कर बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने मयंका को भी कहानी दिखाई तो उसे भी अच्छा लगा। फिर ताहिर ने मीतू को घर पर बुला लिया। मीतू उसके घर पर आती है और काफ़ी बातचीत होती है। फिर ताहिर ने उससे हाथों के निशानों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पहला कट तो उसके पापा ने ही लगाया था। दरअसल वह राजसी नामक जगह पर रहती थी और उसके पापा बहुत खूंखार थे। वहीं बगल में एक नाचने वाली रहती थी। धीरे धीरे मीतू और वो दोनों लोग अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और वह भी डांस सीख लेती है। उसके पापा को जब पता चला तो वह बहुत गुस्सा होते हैं और उसे मारते पीटते हैं और उसके हाथों की चूड़ियाँ उसके हाथों में ही तोड़ देते हैं। इसी से निशान बना था। यह कहकर वह रोने लगी और ताहिर ने आकर उसे संभाला। मीतू की कहानी से ताहिर को भी कुछ स्टोरी मिल जाती है और वह लिखता है। उसके बाद जाकर अपने प्रोड्यूसर को दिखाता है। वह बहुत इम्प्रेस होती है और उसे आगे लिखने के लिए भी कहती है और कहती है कि ट्विटर अकाउंट को भी संभालो। दरअसल ताहिर का ट्विटर पर एक ताहिर इज गॉड नाम से अकाउंट था, जिस पर वह अपनी बड़ाई किया करता था। उसे किसी ने हैक कर लिया और ताहिर इज डेड नाम से उसे चलाने लगा। वह हैकर कोई और नहीं, पार्थ था। उसका ताहिर के साथ कुछ विवाद था और इसलिए उसने अकाउंट हैक करके उसे गाली देता था और मारने की धमकी भी देता था। वह ताहिर की हर गतिविधि पर नज़र बनाए हुए था। उसके अलावा उसने अपने काम के माध्यम से मयंका को भी इम्प्रेस करना शुरू कर दिया था। इधर ताहिर फिर मीतू से मिलता है और उसके दूसरे निशान के बारे में पूछता है तो वह कहानी बताती है कि यह निशान उसने अपनी जान बचाने के लिए किया था। दरअसल उसके पापा ने उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ उससे 3 गुना बड़े आदमी से कर दी थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी थी। और सुहाग रात के दिन जब वह जबरदस्ती करने लगा तो थोड़ी सी झड़प हो जाती है और उसमें गुस्सा होकर मीतू ने उसे मार दिया था और अपने आप को बचाने के लिए, जिससे शक न हो, अपना हाथ काट लिया था और इससे वह विधवा हो गई थी। ताहिर को यह कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। जब मीतू ने बताया कि उसका कोई रहने का ठिकाना नहीं है तो ताहिर ने उसे एक होटल में बुकिंग करवा दी और जब तक कोई दूसरी व्यवस्था न हो जाए तब तक रहने के लिए कहा। इस पर मीतू उसे गले लगा लेती है। उसी दिन रात में मीतू के कमरे में एक आदमी मुंह ढककर आता है और उसे काफ़ी मारता पीटता है और वहाँ से भाग जाता है। सुबह जब सबको पता चला तो सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। मीतू उस होटल में है, यह बात सिर्फ ताहिर को पता थी और इस मामले की जाँच के लिए एंट्री होती है CID ऑफिसर लोकेश प्रमाणिक की। लोकेश काफ़ी तेज तर्रार ऑफिसर है। वह मुजरिम को किसी कीमत पे नहीं छोड़ता है और इसी चक्कर में अपराधियों ने उसकी पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी थी। वह बहुत दुखी हुआ था, लेकिन उन अपराधियों को पकड़ के ही माना था। कुछ दिन बाद उसकी रिटायरमेंट है, इसलिए वह इस आखिरी केस को भी जल्दी समाप्त करके जाना चाहता है और फिर अपनी असिस्टेंट उर्मिला के साथ जुट जाता है केस को सॉल्व करने में, जहाँ पर ताहिर बताता है कि उसी हैकर ने धमकी भी दी थी और उसी ने मारा भी होगा। ये लोग इसी बात को आधार मानकर केस को आगे बढ़ाते हैं। इधर मीतू को डिस्चार्ज करा के ताहिर अपने घर ले गया। इस पर मयंका थोड़ा नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम उसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो। इधर पुलिस को पता चलता है कि वह हैकर आसपास में ही है। वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वह अपना सिस्टम सही कर चुका था और बच गया। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक नया जाल बुना। प्लान यह था कि मीतू को एक जगह पर रखा जाएगा और वहाँ पर हैकर को बुलाया जाएगा। हैकर वहाँ पर आएगा मीतू को मारने के लिए, तब पुलिस उसे पकड़ लेगी। प्लान शुरू किया गया। चारों तरफ से पुलिस मुस्तैद थी। मीतू को अकेले भेजा गया और वहाँ पर हैकर आ जाता है और उसे मारकर भाग भी जाता है और पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाती। अब लोकेश को समझ में आने लगा था कि यह केस इतना आसान नहीं है। एक दिन मीतू ने ताहिर से उसके पास्ट के बारे में पूछा
तो उसने कहानी बताई कि अब्बू के मरने के बाद उसने मयंका से शादी कर ली। उसकी कोई किताब नहीं चल रही थी और इधर देखता है कि मयंका अपने असिस्टेंट संजय के साथ टच में है और रिलेशन में है, तो वह मयंका से झगड़ा कर लेता है और कहीं दूर चला जाता है। वह जाता है मसूरी की तरफ। रास्ते में अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस गाड़ी में थे रविंद्र जयसिंह और उनकी पत्नी सुधा। ये दोनों ताहिर को अपने घर ले जाते हैं और उसकी देखभाल करना शुरू करते हैं जब तक वह सही नहीं हो जाता। समय के साथ धीरे धीरे ताहिर ठीक होने लगा। एक दिन प्रोफेसर साहब ने उसे अपनी दिल की कहानी बताई। कहानी कुछ यूँ थी कि उनकी पत्नी सुधा राजसी में एक डोम की बेटी थी। एक दिन वहाँ पर एक अंग्रेज आता है और उसे सुधा से प्यार हो जाता है और दोनों लोग के बीच रिश्ता बनता है और सुधा प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन वह अंग्रेज उसे अकेला छोड़कर वहाँ से वापस भाग जाता है और सुधा के पिता ने उसे उसी हालत में घर से बाहर निकाल दिया था। फिर कुछ साल बाद सुधा एक रेस्टोरेंट में गा रही थी जहाँ पर प्रोफेसर ने उसे पहली बार देखा और उससे शादी कर लिया और राजसी को छोड़कर ये लोग आ गए थे मसूरी में। इस कहानी के माध्यम से प्रोफेसर ने बताया कि परिस्थितियों से लड़ना चाहिए और तुम फिर से वापस जाकर लिखना शुरू करो। उनसे प्रेरित होकर ताहिर वापस आया और फिर से लिखना शुरू किया। देखते ही देखते उस किताब की लाखों प्रतियां बिक गई और वह बेस्ट सेलर साबित हो गई। उसके बाद से ताहिर को काम भी मिलना शुरू हो गया था। उसने खत लिखकर प्रोफेसर साहब को थैंक यू बोला था। मीतू ने पूछा कि अब प्रोफेसर साहब कहाँ हैं, तो ताहिर ने बताया कि उसे नहीं पता। उसके बाद से उसने कभी कांटेक्ट नहीं किया। कहानी कहने के बाद ताहिर मीतू के करीब आता है और उसके बाद ये दोनों रात एक साथ गुजारते हैं। इधर मयंका अपनी टीम के साथ राजस्थान में शूटिंग के लिए गई थी। किसी बात पर संजय पार्थ के कमरे में आता है और बताता है कि उसे पता है तुम ही हैकर हो और वह सबको बता देगा। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और संजय गलती से सर के बल गिर जाता है और तुरंत मर जाता है। इससे पार्थ बहुत डर जाता है। वह उसकी बॉडी को उठाकर उसके कमरे में बाथटब में डाल देता है। सुबह तक ये बात सभी को पता चल गई थी। मयंका उसे देखकर रोने लगी थी और लोकेश और ताहिर भी वहां पर जल्दी से पहुंच गए थे। सीसीटीवी से ये लोग कुछ पता लगा पाते उससे पहले ही पार्थ ने उसे हैक कर लिया और वहां से सब कुछ रिमूव कर दिया। लोकेश को थोड़ा थोड़ा सभी पर शक हो रहा था, लेकिन वह क्लियर नहीं समझ पा रहा था कि आखिर में माजरा क्या है। और आखिर में उसने वह किताब पढ़नी शुरू की जिससे सब कुछ परत दर परत खुलता चला गया। वह किताब के हिसाब से मसूरी गया और वहाँ पर सारी जानकारी इकट्ठा की और कई लोगों से मिल रहा था। उसे ऐसी जानकारियाँ मिल रही थी जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। इधर उर्मिला भी अपनी खोजबीन कर रही थी और काफी खोजबीन करने के बाद उसे पता चला कि वह हैकर और जिसने मीतू को मारा था वह पार्थ ही है। और लोकेश ने भी आकर बताया कि पार्थ दरअसल रविंद्र जयसिंह का बेटा है और उसका नाम है गौरव जयसिंह। यह सब सुनकर ताहिर और मयंका हक्के बक्के रह जाते हैं। पुलिस भी गौरव को पकड़ने के लिए जाती है और उसे पकड़कर जेल में ले जाती है। पार्थ अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। जब लोकेश उसकी बड़ी बहन आद्या के बारे में पूछता है तो वह कुछ नहीं बताता है। इधर मीतू भेष बदलकर पार्थ के रूम में जाती है और वहाँ पर सारे सबूत मिटा देती है। वह ऐसा क्यों कर रही थी? दरअसल वही थी पार्थ यानी गौरव की बड़ी बहन आद्या। ये दोनों लोग मुंबई आए थे पूरे प्लान के साथ ताहिर को बर्बाद करने के लिए। इसका रीजन जानने के लिए हमको फिर से कहानी के पीछे चलना होगा। ताहिर की किताब फेमस हो गई थी और जब प्रोफेसर साहब ने वह किताब देखी तो वह बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया तो वह हक्के बक्के रह गए थे। यह पूरी हूबहू उनकी कहानी थी। जो अपने दिल की बात उन्होंने ताहिर से कही थी, ताहिर ने हूबहू वही उतार दिया था किताब में। नाम भी नहीं बदला था। प्रोफेसर साहब ने ताहिर को कई बार मेल किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि ताहिर फेमस हो गया था और वह अब किसी का जवाब नहीं देता था। हालांकि उसे इस बात का पता भी नहीं था। अचानक से इनकी लाइफ में भूचाल आ गया। जो उस किताब को पढ़ता वो इनको ताने देता, इनकी हंसी उड़ाई जा रही थी, इनको वेश्या कहा जा रहा था। राह चलते मनचले सुधा को छेड़ने लगे थे। अब सुधा का जीना दूभर हो गया था। प्रोफेसर साहब ने उसे हिम्मत बधाया, लेकिन आखिर कब तक? वह उसे झेल न पाई और एक दिन जाकर उसने तालाब में डूबकर आत्महत्या कर ली। प्रोफेसर साहब भी इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके और 1-2 हफ्ते बाद वह भी चल बसे। दोनों बच्चे आद्या और गौरव अभी छोटे थे, लेकिन उन्होंने कसम खाई कि हम लोग बड़े होकर जाकर ताहिर वजीर को बर्बाद कर देंगे। और जब ये लोग बड़े हो गए तो आ गए मुंबई और पूरे प्लान के साथ गौरव ने मयंका के कंपनी में एंट्री ली और आद्या ने ताहिर को लुभाना शुरू किया। सिंपैथी पाने के लिए आद्या ने गौरव से अपने आप को पिटवाया भी। इस तरह आद्या जो भी प्लान करती गौरव उसे एग्जीक्यूट करता था और ये लोग जहाँ भी वो वाली किताब देखते उसे पूरा स्टॉक खरीद लेते थे और उसे जला देते थे, जिससे कि कम से कम लोग उसकी माँ की सच्चाई जान पाएं। मयंका को जब यह बात पता चली तो वह ताहिर पर बहुत गुस्सा होती है। ताहिर ने कहा कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मयंका ताहिर को छोड़कर चली जाती है और ताहिर की मीडिया और न्यूज़पेपर में बदनामी भी होती है। इधर गौरव को बेल मिल जाती है और वह घर पर जाता है। वहाँ पर उससे मिलने के लिए लोकेश आता है। उन्होंने समझाया कि आद्या अभी गायब है और वह जो भी प्लान कर रही है उसको कह दो कि रुक जाए, क्योंकि ताहिर की पोल अब तो खुल ही गई है और वह एक तरह से बर्बाद भी हो गया है। और तुम लोग भी अभी ज़्यादा गुनाह नहीं किए हो, अभी बच सकते हो, लेकिन अगर कुछ करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। गौरव की समझ में बात आ जाती है। वह आद्या को फ़ोन करता है, लेकिन आद्या कहती है कि
हमारा बस एक आखिरी काम बचा हुआ है और अगर हमने यह नहीं किया तो हमारे माता पिता को शांति नहीं मिलेगी। प्लान के तहत उसने ताहिर को बुलाया था और बंदूक की नोक पर उसे पकड़ लेती है और बंदी बना लेती है। इधर गौरव के रूम पर पुलिस की सुरक्षा थी। वह जानबूझकर भागते हुए अपने आप को पुलिस से पकड़वा देता है और पुलिस को बताता है कि आद्या उसे मैसेज कर रही है कि ताहिर ने उसे पकड़ लिया है और मारने वाला है, और लोकेशन भेज देती है और ये लोग उस लोकेशन पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ताहिर की गाड़ी में आग लग चुकी है और ताहिर वहीं पर पड़ा हुआ है। ये लोग ताहिर को पकड़ लेते हैं और गाड़ी में उन्हें एक जली हुई लाश मिलती है, जिसमें पता चलता है कि आद्या को पहले मारा गया था, उसके बाद जलाया गया था। इसी बेस पर ताहिर वजीर पर मुकदमा चलता है और वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता है और उसे सजा हो जाती है। गौरव भी अपने घर के लिए निकल लेता है। सबसे पहले वह बनारस में जाकर अपने पिता की अस्थियां बहाता है और वहीं पर देखता है कि आद्या भी वहीं पर थी। दरअसल आद्या मरी नहीं थी। और तभी लोकेश का फोन आता है और वह बातों बातों में पूछ लेते हैं आद्या कैसी है। इसका मतलब उन्हें पता था कि आद्या मरी नहीं है। दरअसल इन लोगों ने मरघट से एक जली हुई लाश ले ली थी और उसके बाद आद्या ने ताहिर को बेहोश करके उसे गाड़ी से बाहर निकाल दिया और लाश को उसमें शिफ्ट कर दिया और गाड़ी में आग लगा दिया था, जिससे कि ताहिर फंस जाए और उसे सजा हो जाए। यह भी हो सकता है कि ये प्लान लोकेश ने बनाया हो, जिससे ताहिर को उसके किए का सजा भी मिल जाए और ये दोनों बच्चे भी बच जाएं। कुल मिलाकर लोकेश संतुष्ट था अपने काम से और सब कुछ बढ़िया हो गया था। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।